अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 31 अब भी मुझे कुछ चुभ रहा है। तुम्हें याद है ना बड़ा वाला इंजेक्शन, यह वही है। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Minimum 10 comments for next episodes. अभय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। अभय ने ये कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 दिनों में उसे एक ऐसी लड़की से लगाव हो जाएगा जिसे अपना खुद का होश ना हो, जिसे छोटी छोटी बातों पर रोना आता हो और वो उसे धमकी देती हो कि उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी। अभय मुस्कुराते हुए अपना हाथ जो कसक के पेट पर चला रहा था उसे ऊपर उठाकर उसके गाल पर रखा और उसके होठों के पास रब करते हुए बोला, बुआ दादी ने डांटा तो बुरा लगा। कसक ने वैसे ही उसकी गर्दन में मुंह छुपाए अपने सर को 2 बार हाँ में हिलाया, जिससे कसक की होठों की गर्मी अभय को अपने गर्दन पर महसूस होने लगी, जिससे अभय ने कसक को और कसकर अपने बाहों में भरकर अपने आंखों को बंद कर लिया। अभय को कसक की होठों की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था जो उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। कसक ने अपने हाथ उठाकर अभय के गर्दन पर रख दी और इससे उसके होंठ अभय के गर्दन को छूने लगे। अभय ने अपना चेहरा नीचे कर कसक को देखा तो उसने आंखें बंद कर रखा था। अभय ने कसक से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? इस तरह मेरी बाहों में हो अगर मैंने तुम्हें फिर से बैड टच किया तो? कसक ने बिना अपनी आंखें खोले वो अभय की बाहों में और सिमट गई और उसने कहा, आप अच्छे हब्बी हो, आप मुझे डांटते भी नहीं हो, मारते भी नहीं हो, आप बस वो बैड टच करते हो, लेकिन मुझे ना वो आपका बैड टच करना अच्छा लगता है क्योंकि आप अच्छे हो हब्बी। पापा ने कहा था कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा हमेशा ख्याल रखोगे, मुझे प्यार करोगे, आप पापा की तरह मेरा हाथ पकड़कर रखोगे। और आपको एक बात बोलूं हब्बी, मैं ना यहाँ जब से आई हूँ आपने और बेस्टू ने आंटी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं और मुझे खाने से भी नहीं रोका, लेकिन जब मैं वहाँ घर जाऊंगी वापस तो आंटी और दादी मुझे मारेंगे। कसक इतना कहकर चुप हो गई। वो कुछ सोचने लगी और अभय उसका चेहरा देख रहा था क्योंकि वो चाहता था कि कसक बेझिझक अपने दिल रखे बातों को उससे कह दे। अभी अभय कुछ भी पूछने से कसक को टोकना नहीं चाहता था ताकि कसक उसके टोकने से रुक ना जाए और उसे कुछ वो बता रही थी वो बताए ना। अभय कसक से सारी बातें जानना चाहता था। काशवी और आरती ने कसक पर जितने जुल्म किए थे, जितने ज्यादती किए थे, उनके बदले में अभय उन्हें 2 गुना सजा दे सके। कसक कुछ देर सोचने के बाद बोली, आपको पता है हब्बी, मैं पहले बाहर बच्चों के साथ खेलने को जाती थी ना, और जब खेल कर घर आती थी तो आंटी मुझे मारती थी और मुझे डांटती थी कि तुम्हें घर से बाहर जाने को किसने कहा। मैं बहुत रोती थी हब्बी, लेकिन आंटी ने रुकती नहीं थी और उस दिन मुझे खाना भी नहीं देती थी। जब दादी ने मुझे डांटा ना तो मुझे लगा कि दादी भी मुझे खाना नहीं देगी, खाने को मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। लेकिन आप अच्छे हो ना हब्बी, आपने मुझे खिला दिया और यहाँ तो मैं 2 दिन से हूँ पापा है, लेकिन पापा के काम में जाने के बाद मुझे आंटी मारती थी, मुझे बहुत दुखता है। कसक एकदम छोटी बच्ची की तरह अभय से आरती की शिकायत कर रही थी, जैसे एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने दोस्तों की शिकायत अपने माँ बाप से करता है। अभय ने अपना दूसरा हाथ कसक के दूसरे साइड से उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहा, हाँ तो ठीक है, अब से तुम्हें जब भी भूख लगेगी तुम मॉम को कहना, वो तुम्हें खाने को देंगी जो तुम चाहोगी, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। और पापा ने कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम्हारा बेस्टू भी तो है तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे बहुत सारा प्यार देना होगा, बहुत सारा। अभय के प्यार देना होगा कहने पर कसक ने अपनी आंखें खोली और अभय को देखते हुए बोली, कैसा प्यार? अभय ने अपनी गाल को आगे करते हुए कहा, किसी करो। कसक मुस्कुराए और उसके गाल पर अपनी होंठ रख दी। अभय को ये पल बहुत अच्छा लगा, यह एक बेबी किस था, लेकिन कसक ने अपनी मर्जी से उसे बेबी किस दिया था। अभय ने कसक को वापस से अपनी बाहों में भरा और उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा,
अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, जैसे तुम मुझे हब्बी कहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह कासू कहूँ या फिर मेरी जान कहूँ या बीवी कहूँ, बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। तभी कसक ने एकदम से अभय को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप मुझे कासू मत कहना, कशु सिर्फ मेरे पापा कहते हैं। आप मुझे ना। कसक ने कुछ देर सोचा और बोली, मैं आपको हब्बी कहती हूँ तो उसके बदले में क्या होगा? अभय ने कहा, वाइफ होगा, बीवी होगा। कसक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हब्बी आप मुझे बीवी कहना। और इतना कहते हुए फिर से कसक ने अभय की गाल पर बेबी किस कर दिया और उसकी बाहों में सिमटकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभय कसक को देखकर मुस्कुरा रहा था कि नादानी भी कूट कूट कर भरी थी और मासूमियत भी। यह मासूम सी लड़की उसकी जिंदगी में कब लिखी जा चुकी थी, उसे खुद पता नहीं था। सच कहते हैं लोग कि किस्मत के आगे कोई खेल, कोई साजिश, कोई रंजिश कामयाब नहीं होती, कामयाब होती है तो सिर्फ किस्मत की लिखी हुई शादी। क्योंकि जब किस्मत किसी को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है तो उसके लिए मोहब्बत भी आपके दिलों में भरता है। और किस्मत पर यकीन न रखने वाले अभय को आज अपनी किस्मत पर नाज और गुमान हो रहा था कि उसकी किस्मत में कसक जैसी लड़की लिखी थी। कसक को अगर उसकी दिमागी हालत को साइड हटाकर देखा जाए तो वह काशवी से बहुत ज्यादा सुंदर थी। काशवी में एटीट्यूड था और ढेर सारा वह मेकअप करती थी, लेकिन वही कसक, उसे मेकअप का एम तक पता नहीं था और एटीट्यूड की जगह उसमें मासूमियत थी जो उसे और भी प्यारा बना रही थी, जो एक ही दिन में उसके दोस्तों को पसंद आ गई थी। लेकिन वही जब अभय ने अपने दोस्तों को काशवी के बारे में बताया था, काशवी से मिलने के बाद, तो उन सब ने काशवी को अभय के लिए एक्सेप्ट करने से पहले काशवी का टेस्ट लेने के लिए कहा था। तभी कसक की जिस्म की गर्मी ने अभय की जिस्म को मूवमेंट करने पर मजबूर कर दिया और उसे कुछ फील होने लगा। वही उसे लगा कि अगर कसक को कुछ फील हुआ तो वह क्या सोचेगी। तभी कसक ने उसकी बाहों में सिमटे हुए ही कहा, हब्बी मुझे कुछ चुभ रहा है। कसक के इतना कहते ही अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने कहा, बीवी उसे फिल मत करो, क्योंकि तुम अगर उसे फिल करोगी तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और तुम्हें याद है ना, बड़ा वाला इंजेक्शन यह वही है। तभी कसक ने उस पर अपना हाथ रख दिया और अभय की हालात खराब होने लगी। वहीं दूसरी तरफ चौधरी निवास में काशवी अभी अपने रूम में बैठी थी और उसके रूम में बेड पर उसके न्यू एक्सपेंसिव ड्रेस रखे थे और वहीं मिरर के सामने ढेर सारा मेकअप, और वह भी कुछ मेकअप आर्टिस्ट से घिरी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का समय हो चुका था और वो अभय के घर पार्टी में जाने के लिए इतनी तैयारी कर रही थी। उसने अपने लिए एक पिंक कलर का वन पीस ड्रेस सिलेक्ट किया था और उसने उसके मेकअप कर रहे मेकअप आर्टिस्ट से यह कह दिया था कि आज उसे पार्टी में सबसे सुंदर दिखना है और ऐसे किसी भी मर्द की नज़र उस पर से हटने नहीं चाहिए, और अभय की तो बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर अभय पागल हो जाना चाहिए ताकि वह कसक को दरकिनार कर उसके पास आए और उसे अपने साथ वापस से रखने के लिए पागल हो जाए। उसकी मेकअप आर्टिस्ट कितने भी अच्छे तरीके से उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं उसे ऐसा कौन सा मेकअप करवाना था या फिर अपने चेहरे पर जादू टोना करवाना था जिससे अभय उसे देखकर पागल हो जाए। करीब 4 से 5 घंटे मेकअप करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट सेटिस्फाइड हुई कि अब काशवी को उनका मेकअप पसंद आएगा, और काशवी जो आंखें बंद करके मिरर के सामने बैठी थी, उससे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैम अब आप खुद को देख सकती हैं। मेकअप आर्टिस्ट के इतना कहने पर काशवी ने अपनी आंखें खोली और खुद को मिरर में देखा। उसने अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए देखकर कहा, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, तुम्हारा पेमेंट में कर दूंगी। अच्छा किया है तुमने मेकअप। इतना कहकर का चेयर से उठी और अपने वन पीस ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई और कुछ मिनट बाद चेंज करके वापस आए और वह वापस से अपने मिरर के पास टेबल पर आकर बैठी थी कि मेकअप आर्टिस्ट ने उसके हेयर स्टाइल बना दिए। उसने बालों का सिर्फ कली किया था और आगे में कुछ बालों के लटे उसकी चेहरे को चूम रही थी। काशवी ने अब मिरर में खुद को देखते हुए उनसे पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ? मुझे पार्टी में देखने से कोई खुद को रोक नहीं पाएगा ना? इतनी खूबसूरत लग रही हो ना मैं। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी तारीफ करते हुए
कहा, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पार्टी में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो आपको देखे बिना रह पाएगा। मैं तो कह रही हूँ सब मुड़ मुड़ कर आपको देखेंगे। मेकअप आर्टिस्ट की इतना कहते ही काशवी भी खुश हो गई और उसने तुरंत उसकी फीस निकालकर उसे दे दिया। अपनी फीस लेते ही मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मन में कहा, देखने में तो सुंदर हो लेकिन अपना एटीट्यूड भी अगर अच्छा कर लो तो सभी इज्जत भी करेंगे और पसंद भी, वरना जैसी हरकतें हैं कोई मुड़कर देखना तो छोड़ो, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली गई। काशवी खुद को मिरर के सामने देखते हुए इठलाकर बोली, अब मैं भी देखती हूँ अभय कि तुम उस अगली सी कसक के पास रहते हो या फिर मेरे हुस्न का जादू तुम्हें मेरा दीवाना बनाता है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। और अब है अपनी फैमिली के क्वेश्चंस का आंसर देने का, तो सबसे पहले मैं उनका आंसर दूंगी जिन्होंने सवाल किया था कि कसक को अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को कब मिलेगा। तो सॉरी, आपका मैसेज मुझे नहीं मिल रहा इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ टाइम है, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से कसक को अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले अभी बहुत सारे छोटे छोटे रोमांस अभय और कसक का चलता ही रहेगा। और नेहा जी, आपने ये कहा कि मेरी नज़दीकियां मोहब्बत की स्टोरी पढ़कर आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा था पढ़ने के लिए। आपको स्टोरी पसंद आई इसलिए आपने पढ़ा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी उस स्टोरी की पैसे पॉकेट टीम ने बंद कर दिया है और मेरे पास इतना फालतू वक्त तो है नहीं कि मैं मेहनत करूं और मुझे उसके बदले में कुछ भी ना मिले। मेरे 3 नॉवेल का पैसा बंद कर दिया गया है। टू हाई जुनून, टू हाई सुकून, रीबर्थ ओवर पॉसेसिव हस्बैंड एंड माफियाज अनवांटेड वाइफ एंड आयुषी जी। मैं ज़्यादातर वक्त रीडर के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कमेंट जरूर पढ़ती रहती हूँ। तो आप जो ये गुस्सा दिखा रही हैं, तो प्लीज़ अपना गुस्सा अपने पास रखें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और जो लोग मुझ पर गुस्सा दिखाते हैं मैं उनकी कोई कदर नहीं करती। और आपको तू ही जुनून तू ही सुकून के बारे में जानना था ना, तो मेरी इतनी अच्छी नवल की इतने अच्छे व्यू जाने के बाद भी मेरे नवल के पैसे बंद कर दिए गए हैं। टीम को मेल करने पर, उनसे क्वेश्चन करने पर उनका घंटा रिप्लाई आता है, कोई रिस्पांस नहीं होता। राइटर ना होकर उनके सर्वेट हैं हम लोग, तो हमें लिखने का मन करेगा ऐसे में, और आप लोग हमें अलग गुस्सा वाला इमोजी दिखते हो तो बोलो ऐसे में हम लोग आप लोगों को क्या रिप्लाई करें। ही गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 wac 0c1 fuibs 2qx 0 मीटर। 32 कसक हुई अभय से नाराज, मैं किसी और को इंजेक्शन दिखाने के लिए बोलूंगी। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। कि मेकअप आर्टिस्ट ने उसके हेयर स्टाइल बना दिए, उसने बालों का सिर्फ कली किया था और आगे में कुछ बालों के लटे उसकी चेहरे को चूम रही थी। काशवी ने अब मिरर में खुद को देखते हुए उनसे पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ, मुझे पार्टी में देखने से कोई खुद को रोक नहीं पाएगा ना, इतनी खूबसूरत लग रही हो ना। मैं मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पार्टी में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो आपको देखे बिना रह पाएगा। मैं तो कह रही हूँ सब मुड़ मुड़ कर आपको देखेंगे। मेकअप आर्टिस्ट की इतना कहते ही काशवी भी खुश हो गई और उसने तुरंत उसकी फीस निकालकर उसे दे दिया। अपनी फीस लेते ही मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मन में कहा, देखने में तो सुंदर हो लेकिन अपना एटीट्यूड भी अगर अच्छा कर लो तो सभी इज्जत भी करेंगे और पसंद भी, वरना जैसी हरकतें हैं कोई मुड़कर देखना तो छोड़ो, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली गई। काशवी खुद को मिरर के सामने देखते हुए इठलाकर बोली, अब मैं भी देखती हूँ अभय कि तुम उस अगली सी कसक के पास रहते हो या फिर मेरे हुस्न का जादू तुम्हें मेरा दीवाना बनाता है।
वहीं दूसरी तरफ रनावत हवेली में अभी कसक अभय की बाहों में सो रही थी और कसक को अपनी बाहों में लिए अभय सो रहा था। अभय को जब से कसक उसकी जिंदगी में आई थी तब से सुकून की नींद आ रही थी और कसक भी उससे दूर नहीं जाती थी। जहां वो दूसरे लोगों से डरती थी, उनके पास जाना नहीं चाहती थी, वही वो अभय के पास इस तरह रहती थी जैसे कि वो उसे बचपन से जानती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने अभय के साथ उसे बांधा था। उससे कहा था कि उसे हमेशा अभय के साथ उसके हाथ पकड़ कर रहना है। दोनों अभी सुकून की नींद सो ही रहे थे जब उनकी डोर पर नॉक करने की आवाज हुई। 2 बार नॉक करने से अभय की नींद खुल गई, क्योंकि वह हल्की नींद में हमेशा सोता था। उसने आवाज दिया, कौन है बाहर? तभी बाहर से सुनैना जी ने कहा, हम है अभय, कसक को रेडी करना है बेटा रिसेप्शन के लिए, और तुम्हें भी रेडी होना है। दोनों उठ जाओ। सुनैना जी की बात सुनकर अभय ने कहा, यस मॉम, बस थोड़ी देर में उठ रहा हूँ और आपकी लाडली को भी उठा देता हूँ, मुझसे नाराज हो गई है। सुनैना जी ने हंसते हुए कहा, नाराज है तो मना लो, तुम्हारी ही बीवी है। अभय उनके इतना कहने पर धीरे से बोला, अब नाराजगी भी तो उस बात से हुई है जो इन्हें दिख नहीं सकता। अब अभय ने उठना चाहा और उसने कसक को खुद से अलग कर बेड पर लिटाना चाहा तो पाया कि कसक ने उसके शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठी में कस के भर रखा है। अभय ने कसक की मुट्ठी से अपनी शर्ट को आज़ाद करना चाहा, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि कसक की पकड़ बहुत मजबूत थी अभय के शर्ट पर। अभय मुस्कुराया और उसने कसक की माथे को चूमते हुए शायराना अंदाज में कहा, नाराजगी भी मुझसे और बाहों में सिमटना भी मेरे ही है। क्या करूं आपकी इस अदा का जिस पर कायल हो रहा है मेरा दिल है। अभय मुस्कुराते हुए कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगा कि आखिर कसक उससे नाराज क्यों हुई थी। फ्लैशबैक, जब कसक को अभय का पसंद वाला बड़ा इंजेक्शन फील हुआ तो उसने उस पर अपना हाथ रख दिया तो अभय की सांस ऊपर नीचे होने लगी और उसने कसक के हाथ को हटाते हुए कहा, बच्चे ऐसा नहीं करते, हटाओ हाथ। लेकिन कसक ने हाथ हटाने से मना करते हुए उसे और जोर से पकड़कर कहा, आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, मतलब बेस्टू ने मुझसे झूठ कहा था, तो आप दिखाओ ना अपना बड़ा वाला इंजेक्शन, मुझे देखना है। लेकिन आप इंजेक्शन लगाना मत, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, प्लीज हब्बी मुझे दिखा दो ना इंजेक्शन। अब अभय बेचारा क्या करे, उसने कहा, नहीं बच्चा, अभी ये देखने के लिए नहीं है, कुछ दिन के बाद दिखाऊंगा, ठीक है अभी छोड़ दो। और अभय कसक के हाथ से अपने इंजेक्शन को छुड़ाने लगा, लेकिन कसक ने और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे देखना है, चलो चलो मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ। लेकिन कसक को कहाँ पता था कि उसके इस तरह जिद करके अभय की पर्सनल इंजेक्शन को पकड़ने से वो और भी मूवमेंट करने लगेगा और अभय की हालत खराब हो रही थी। कसक की इस तरह अभय के इंजेक्शन को पकड़ने से उसे फीलिंग से आ रही थी और वो मूवमेंट भी कर रहा था, जिससे कसक को फील भी हो रही थी। तो अभय को लगा जैसे वो कसक की बाहों में लिपट जाए और उसे प्यार करने लगे, लेकिन अभी अभय ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने कसक को फिर से मना करते हुए कहा, बच्चा यह अभी के लिए नहीं है, अभी रहने दो, तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और इतना कहकर अभय ने जबरदस्ती कसक के हाथ को अपने इंजेक्शन से हटा दिया, जिससे कसक मुंह फुलाकर उसकी गोद से गुस्से से खड़े होते हुए बोली, गंदे हब्बी हो, मैंने बोला सिर्फ इंजेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिखाई, ना जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं किसी और को इंजेक्शन दिखाने के लिए बोलूंगी। इतना कहकर कसक अभय से दूर हटी और जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन कसक की कही हुई आखिरी लाइन ने अभय की पूरे शरीर में आग लगा दिया था कि वह किसी और को उसका इंजेक्शन दिखाने के लिए कहेगी, और ऐसा वह कैसे कर सकता है। वह अपनी नादान बीवी को किसी और का इंजेक्शन देखने कैसे दे सकता है। अभय व्हीलचेयर से उठा और वह तुरंत कसक के पास गया और उसके पीछे बेड पर लेटा और उसने कसक को कसकर अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा इंजेक्शन देखना है, किसी और का नहीं। गलती से भी कभी अगर किसी और के करीब गई ना कसक तो तुम्हें जान से मार दूंगा। कसक को अभय की इस तरह जाकर उसे अपनी बाहों में भरना और उसे जान से मारने वाली बात कहने पर उसे रोना आ गया, क्योंकि वह जान से मारना तो नहीं समझ पाई,
लेकिन अभय के मुंह से मारने वाली बात सुनकर उसे लगा कि अभय भी उसे मारेगा। तो कसक ने रोते हुए कहा, आप गंदे हब्बी हो, आप मुझे मारोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जाओ आप, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं पापा के साथ घर चली जाऊंगी। इतना कहकर कसक रोने लगी और अभय को समझ आया कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल न करके कसक को डरा दिया है खुद से। अब अभय ने कसक के चेहरे को थामा और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने होठों में थामते हुए बोला, बच्चा मैं नहीं मारूंगा, मैं कभी नहीं मारूंगा आपको, मैं आपको सिर्फ प्यार करूंगा, ठीक है? लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगे और आप किसी और के पास जाकर उनसे उनका इंजेक्शन देखने के लिए नहीं मांगोगे। आप मेरा प्यारा बच्चा होना। कसक सबकी बातें मानती है, तो आप हब्बी की यह बात मानो। लेकिन कसक ने अभय से अपनी गालों को छुड़ाया और उससे मुंह फेरते हुए बोली, आप गंदे हब्बी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप मुझे मारोगे, जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर कसक आंसू बहाती हुई अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी और अभय को पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया। अब अभय को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कसक तो नादान थी, लेकिन वो तो समझदार था, उसे तो सोच समझकर बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, गुस्से में उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। लेकिन गुस्सा भी आना लाजमी था। अब उसकी प्यारी सी बीवी किसी और के पास जाकर उसका इंजेक्शन देखने मांगेगी तो बेचारा क्या करेगा। कसक को अभय ने अपनी तरफ मोड़ा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बच्चा तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारी हर अदा पर मिटने का मन करता है। तुम्हें प्यार करने का मन करता है। तुम्हें अपनी सांसों में रोकने का मन करता है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के साथ मैं पूरे 18 साल रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने उसकी बातों पर इतना गौर नहीं किया, कभी मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने उसे तुम्हारी तरह अपनी बाहों में नहीं भरा, सिर्फ उसके साथ रहा। लेकिन तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने का मन कर रहा है, तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, तुम्हारी इन अदाओं पर मर मिटने का मन कर रहा है। तुम नादान हो, लेकिन मेरी चाहत बनती जा रही हो। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मेरी सांसें थम जाएगी। अभय ने कसक के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखों से बहते आंसुओं के निशाना गालों पर बने हुए थे। अभय ने अपनी होठों से उन आंसुओं के निशाने को लिक करने लगा। कसक सोई नहीं थी और अभय के ऐसा करने से कसक ने कस के अभय के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिसका एहसास अभय को भी हो गया था और इसलिए उसने कसक के पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। उसने कसक के माथे को चूमते हुए कहा, बस मेरे पास रहना, हमेशा तुम्हारी इन नादानियां को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, लेकिन किसी और के पास गई तो खुद को मिटा दूंगा। अब तुम मेरी जिंदगी बन रही हो। अभय अनजाने में कसक से अपने प्यार का इजहार कर रहा था और कसक उसकी बाहों में सिमटी उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि वह अभय से नाराज थी। दोनों ही इस तरह एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो गए थे, क्योंकि कई बार अभय ने कसक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कसक ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था और उसकी बाहों में सिमटी सोई हुई थी। तो अभय ने भी अपनी आंखों को बंद कर कसक को लेकर नींद की आगोश में चला गया था। प्रेजेंट टाइम। अभय ने कसक को उठाते हुए कहा, कसक उठो, मम्मा बुला रही है, तुम्हें रेडी होना है न, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है, बच्चा उठ जाओ। अभय के 2-3 बार आवाज देने पर और उसके गाल को थपथपाने पर कसक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अभय को देखा और एक बार फिर से उसकी बाहों में कस के सिमट गई। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह अभय से नाराज है, वो एक झटके से अभय से दूर हटकर उठी और उसकी तरफ मुंह ऐंठ कर बैग से उठकर कमरे का डोर खोलकर बाहर चली गई और अभय उसे इस तरह मुंह ऐंठ कर उससे दूर जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अब अभय ये सोच रहा था कि वह अपनी इस क्यूट सी लिटिल गर्ल को कैसे मनाएगा, क्योंकि अगर वह समझदार होती तो उसे कोई गिफ्ट देकर मनाया जा सकता था, लेकिन अब जबकि वो एक बच्ची जैसी थी तो उसे कैसे मनाया जाए। अभय ये सोचते हुए बैग से उठा और जाकर व्हीलचेयर पर बैठ गया और वो व्हीलचेयर का हैंडल कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर निकल गया।
अब देखना यह है कि अभय कैसे मनाएगा अपनी नादान सी छोटी सी लिटिल गर्ल को, और क्या अभय की लिटिल गर्ल उसके मानने से मानेगी या फिर उसकी अधूरी ख्वाहिश उसकी इंजेक्शन को देखने की अभय पूरी करेगा। एंड फ्रेंड्स, आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, तो जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को फ्रेंड्स का कर ही पुकारा है, तो आप लोगों के लिए मेरे तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे और लव यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना, लिंक पर क्लिक करके आ सकर। और रोमांटिक नॉवेल जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की, ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vac 0c1 fuibs 2 qx 0 मीटर। 33 रिसेप्शन पार्टी अभय कसक को दीवाना होकर देख रहा है। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। अभय ने कसक को उठाते हुए कहा, कसक उठो, मम्मा बुला रही है, तुम्हें रेडी होना है न, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है, बच्चा उठ जाओ। अभय के 2-3 बार आवाज देने पर और उसके गाल को थपथपाने पर कसक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अभय को देखा और एक बार फिर से उसकी बाहों में कसके सिमट गई। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह अभय से नाराज है, वह एक झटके से अभय से दूर हटकर उठी और उसकी तरफ मुंह ऐंठ कर बैग से उठकर कमरे का डोर खोलकर बाहर चली गई और अभय उसे इस तरह मुंह ऐंठ कर उससे दूर जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अब अभय ये सोच रहा था कि वह अपनी इस क्यूट सी लिटिल गर्ल को कैसे मनाएगा, क्योंकि अगर वह समझदार होती तो उसे कोई गिफ्ट देकर मनाया जा सकता था, लेकिन अब जबकि वो एक बच्ची जैसी थी तो उसे कैसे मनाया जाए। अभय ये सोचते हुए बैग से उठा और जाकर व्हीलचेयर पर बैठ गया और वो व्हीलचेयर का हैंडल कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब रात के 9 बजे बज गए थे और सभी मेहमान रानावत हवेली में धीरे धीरे करके आ रहे थे। रानावत हवेली में अभी राघवेंद्र जी, सुनैना जी और राजीव जी के साथ बुआ दादी भी डोर पर खड़ी सबका स्वागत कर रही थी। पूरी तरह से गार्डन सजा हुआ था, फूलों, लाइटों और बलून से। गार्डन में बीच एरिया में एक बड़ा सा स्टेज बना था और स्टेज में 2 सोफे रखे हुए थे जो अभय और कसक के लिए था। उन सोफों के पास फूलों की लड़ियां लगी हुई थी जो उस माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थी। अब पार्टी के माहौल में मेन गेस्ट अभय पार्टी में इंटर कर रहा था। उसके साथ उसके सारे दोस्त थे। निखिल और नितिन ने श्री पीस ब्लैक कलर का सूट पहना था, उस पर ग्रे कलर का शर्ट, ब्लैक शूज, एक हाथ में रोलेक्स वॉच और दूसरे में ब्रेसलेट, बाल जेल से सेट, दोनों बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वही अमन ने सिर्फ ब्लैक कलर का शर्ट और पेंट कैरी किया था और उसने ब्लैक शूज के साथ गोल्डन वॉच और ब्लैक कलर की ब्लू मोती के साथ ब्रेसलेट पहना था और उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को कहानी तक मोड़ रखा था। बाल जेल से सेट अमन भी बहुत हैंडसम नजर आ रहा था। रज ने रॉयल ब्लू कलर का श्री पीस सूट पहना था, क्योंकि सोनिया ने रॉयल ब्लू कलर का लहंगा कैरी किया था। उन दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी और वह दोनों काफी हैंडसम और ब्यूटीफुल एक साथ लग रहे थे। रॉयल ब्लू सूट के साथ राज ने जेल से बाल सेट किए थे और हल्की ट्रिम बियर्ड के साथ वह काफी हैंडसम लग रहा था। और वहीं सोनिया ने रॉयल ब्लू कलर के लहंगे में उसने दुपट्टे को साड़ी के लुक में अरेंज किया था और उसने अपने बालों का कली करके आगे खुला छोड़ा हुआ था। साथ में उसने डायमंड ज्वेलरी पहनी थी जिसमें सिर्फ एक लॉकेट और एक डायमंड की इयररिंग्स थी, जिसमें वह लाइट मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। उदय और अभिराज ने ग्रे कलर का श्री पीस सूट पहना था, जिसके साथ ग्रे कलर के शूज और एक हाथ में घड़ियां, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट। दोनों ने बाल जेल से सेट किए थे और दोनों की ही पॉकेट में कपलंग लगी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था और वह दोनों काफी हैंडसम नजर आ रहे थे। और उनके साथ चलकर आ रहा था आयुष, जिसने ब्लैक जीन्स में ब्लैक एंड व्हाइट हैंडमेड टी शर्ट पहनी थी, जो उसकी ओवर साइज थी लेकिन उसमें काफी जच रही थी। आयुष ने अपने बालों को जेल से सेट किया था और उसने पूरी तरह से सेविंग की हुई थी, जो उसे एक चॉकलेटी बॉय का लुक दे रही थी।
साथ में उसने एक जैकेट कैरी किया था, इसके सारे बटन खुले थे और वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वो अभय की व्हीलचेयर को कंट्रोल करते हुए आ रहा था। अभय ने ब्लैक एंड रेड में श्री पीस सूट पहना था। रेड शर्ट के साथ उसने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था। पैरों में ब्लैक शूज और हाथों में डायमंड ब्रेसलेट के साथ वॉच। बालों को उसने जेल से सेट किया था और हल्की ट्रिम बियर्ड के साथ अभय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका लुक कतई जहर था जो किसी के भी दिल में उतरने को तैयार था। पार्टी में आई हुई लड़कियां उसके हैंडसम लुक को देखकर उस पर अपना दिल हार रही थी और उसकी वाइफ से जलन कर रही थी कि उसकी जगह वह खुद क्यों नहीं है। अभय को लेकर वह सभी स्टेज पर आ गए और अभय को उसकी जगह पर आयुष और अमन ने बैठा दिया। अब वो सब कसक के आने का वेट कर रहे थे, तो वही बाहर पार्टी हॉल के में गेट पर एक कर आकर रुकी और उसमें से काशवी, उसकी मॉम और दादा दादी बाहर निकले। काशवी को देखकर राघवेंद्र जी, सुनैना और राजीव जी का मुंह बन गया। वही बुआ दादी, जिन्होंने सिर्फ अभय की शादी किस लड़की से होगी यह सुना था, लेकिन लड़की को देखा नहीं था, उन्हें काशवी को देखने से कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ। काशवी और उसकी दादा दादी आरती सब वहां आए और अपना हाथ जोड़ने लगी। वही विजय जी जो उन सब के साथ ही खड़े थे, उन्हें तो जैसे उनके आने से कोई मतलब ही नहीं था और राघवेंद्र जी और राजीव जी बुआ दादी के सामने काशवी का जिक्र नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और वह सब अंदर चले आए। आरती विजय जी से बात करना चाहती थी, लेकिन विजय जी उन सभी को एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चले गए और अब आरती कुछ किटी पार्टी की अपनी फ्रेंड से मिली और उनके साथ बातें करने लगी। वही दादा और दादी भी अपने कई पुराने फ्रेंड से बात करने के लिए चले गए, जहां उन सब से यही पूछा जा रहा था कि अभय की शादी काशवी से होने वाली थी, तो काशवी इस तरह से वन पीस ड्रेस में उनके सामने क्या कर रही है, और उनके पास बस यही जवाब था कि काशवी की शादी न होकर लास्ट मिनट में उनकी छोटी बेटी कसक की शादी अभय से हो गई। पार्टी में आए मेहमान ये सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको सिर्फ अभय की कोर्ट मैरिज के बारे में पता था। अभय की कोर्ट मैरिज किस लड़की से हुई है इस बारे में नहीं। काशवी हर जगह अभय को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी, जब उसकी नज़र स्टेज पर सबके साथ सोफे पर बैठे अभय पर गई और वह जिसने रेड कलर का वन पीस पहना था, वो अपनी अदा से चलती हुई स्टेज पर अभय की तरफ बढ़ रही थी। वहीं जैसे ही उदय की नज़र काशवी पर गई तो उसने कहा, लो आ गई छिपकली तुझसे चिपकने के लिए। उदय ने मुंह बनाकर इस तरह से कहा था कि उसे देखकर सबकी हंसी छूट गई और अमन ने अभय से कहा, क्या तुझे अभी भी इसके साथ फीलिंग्स है? अगर ऐसा है तो तुझे क्यूट रैबिट को डाइवोर्स देना होगा, क्योंकि तू एक साथ दो लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकता और हम क्यूट रैबिट के साथ कुछ गलत भी होने नहीं देंगे। अभय ने अमन ये सब कहने पर उसे घूर कर देखते हुए कहा, तू क्या मुझे उसे टाइप? हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। का समझ रहा है कि मैं एक घरवाली और बाहर वाली रखूंगा, तुझे नहीं पता, मेरी घरवाली ही काफी है। अमन और अभय अभी एक दूसरे से बाहर कर रहे थे जब काशवी अभय के पास आई और झुकते हुए अभय की गालों पर किस करने जा ही रही थी। जब अमन ने अपना हाथ अभय की गल और काशवी के होठों के बीच रख दिया और उतने ही में अभय ने अपने हाथ को काशवी के गले में कस दिया था। इस दोहरे वार से काशवी थोड़ा सहम गई थी और वह 2 कदम पीछे हटी तो अमन ने काशवी से कहा, जब साथ की जरूरत थी तब तो तुमने साथ नहीं दिया, अब जाकर तुम ये किस करके क्या जताना चाहती हो? वही अभय ने काशवी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, यह हक जिसका है मैं उसे दे चुका हूँ और तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तो ये छिपकलियों वाली हरकत मत करो और दूर रहो मुझसे। तभी एकदम से काशवी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अभय तुम्हें नहीं पता, मुझे डराया धमकाया गया था ताकि मैं सबके सामने तुमसे शादी करने से मना कर दूं और पापा तुम्हारी शादी मेरी उस पागल बहन कसक से करवा दे, और पापा ने धमकी दी थी कि अगर मैं वैसा सबके सामने नहीं करती हूं तो वो मेरी मॉम को छोड़ देंगे, और मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? अभय, मैं अपनी माँ का घर तोड़कर मैं अपना घर कैसे बसा सकती थी? सभी मुंह खोले काशवी को देख रहे थे। अभय जिसने सारी बातें अपने कानों से सुनी थी,
वो अभी काशवी की इस झूठ के बारे में कुछ कहता तभी उसकी नज़रें सामने से आ रही कसक पर ठहर गई और वह अपनी नज़रें कसक से हटाना भूल गया। वो एकटक कसक को देख रहा था, क्योंकि कसक अभी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे सोनिया और नीली ने पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया था। आज क्योंकि उनकी शादी वाले दिन अभय और कसक दोनों ही दूल्हा दुल्हन नहीं बने थे, बस उनकी कोर्ट मैरिज हो गई थी। लेकिन आज सोनिया और नीली को सुनैना जी ने खास तौर से कहा था कि वह कसक को पूरी तरह से एक दुल्हन के रूप में तैयार करें। अभी कसक ने लाल भारी लहंगे को पहना था और भर हाथों में लाल चूड़ियां, कंगन और माथे पर बिंदिया, टीका, नाथ और सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाई थी। होठों पर वह पूरी तरह से गहनों से लदी हुई थी और कसक बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी नज़रों को झुकाए हुए अपने दोनों हाथों में लहंगे को पकड़कर संभलते हुए चलकर आ रही थी और वही अभय जो काशवी से कुछ ना कहते हुए देखकर जैसे ही नितिन ने कुछ कहना चाहा तभी नितिन ने देखा कि अभय बेसुध सा हो कहीं देख रहा है। तब नितिन ने अभय की नज़रों का पीछा किया और जब उसकी नज़रें कसक पर गई तो वह मुस्कुरा उठा और उसने निखिल के हाथ पर चिमटी काटा तो निखिल ने उसकी तरफ देखा। नितिन ने उसे सामने देखने का इशारा किया। जब निखिल ने सामने देखा और फिर अभय को देखा तो वह भी मुस्कुराने लगा और वैसे ही करके सभी ने एक दूसरे को दिखाया कि कैसे अभय कसक को दीवाना होकर देख रहा है। वही काशवी जो अभय के कुछ कहने का वेट कर रही थी। जब उसने देखा अभय कहीं और देख रहा है और जब काशवी ने अभय की नज़रों का पीछा किया और सामने से आती हुई कसक को इतनी खूबसूरत देखा तो उसकी आंखें जलन से भर गई, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी ब्यूटिशियन से कहकर इतना मेकअप करवाया था, लेकिन वह अभी भी कसक के सामने फीकी लग रही थी। कसक लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी उसके सामने स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी शायद कमतर लगती, क्योंकि कसक खुद एक प्यारी सी एंजल की तरह लग रही थी, जो शायद स्वर्ग का रास्ता भटक कर अभय के लिए दुनिया में आ गई थी। और अभय उसे देखकर सब भूल गया था और वो कसक को दीवानों की तरह देखने लगा। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 wac 0c1 fuibs 2qx 0 मीटर 34 कसक का डर, उसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ, समझा कावी की चाल। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Minimum 10 comments for next episodes. वही काशवी जो अभय के कुछ कहने का वेट कर रही थी। जब उसने देखा अभय कहीं और देख रहा है और जब काशवी ने अभय की नज़रों का पीछा किया और सामने से आती हुई कसक को इतनी खूबसूरत देखा तो उसकी आंखें जलन से भर गई, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी ब्यूटिशियन से कहकर इतना मेकअप करवाया था, लेकिन वह अभी भी कसक के सामने फीकी लग रही थी। कसक लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी उसके सामने स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी शायद कमतर लगती, क्योंकि कसक खुद एक प्यारी सी एंजल की तरह लग रही थी, जो शायद स्वर्ग का रास्ता भटक कर अभय के लिए दुनिया में आ गई थी। और अभय उसे देखकर सब भूल गया था और वो कसक को दीवानों की तरह देखने लगा। अभय के सारे फ्रेंड्स ने एक दूसरे को कोहनी मारकर अभय की नज़रों का पीछा करने के लिए कहा तो सबने पाया कि अभय दीवानों की तरह कसक को देख रहा था। कसक कितनी मासूम और खूबसूरत नजर आ रही थी कि अभय उससे अपनी नज़र हटाना भी भूल गया था। तभी आयुष नीचे झुका और उसने अभय के कान में बोला, भाई मेरी भाभी शुरू से इतनी खूबसूरत है, इस तरह देखकर उन्हें नज़र मत लगाओ। आयुष के इतना कहने पर अभय ने जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा। अभय झेप गया था, क्योंकि 2 दिनों से कसक उसके साथ थी और हर वक्त वो कसक की इस मासूम चेहरे का दीदार कर रहा था। लेकिन अभी जब कसक उसके सामने पूरी तरह से तैयार होकर उसकी दुल्हन के रूप में आई थी तो अभय उसे देखते हुए अपने नज़र भी हटाना भूल गया था।
कसक ने उसके दिल में अपनी हुस्न की छुरियां चला दिया था। अभय अपने दिल में हाथ रखकर रब करते हुए धीरे से बोला, क्या ये हुस्न की परी मेरी जिंदगी में अपने कदम रख रही है? क्या यह मेरी है? मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी मासूम और खूबसूरत एंजल मेरी जिंदगी में आ रही है। तभी अमन नीचे झुककर घुटने के बल बैठा और एक घुटने पर अपना हाथ रखकर उसने अपनी चीन पर उंगली से सोचने के अंदाज में टैप करते हुए कसक और अभय को देखते हुए बोला, ये तो तूने सही कहा, हम में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की जो एक बिल्कुल परी की तरह प्यो है, वह तेरी हो चुकी है। तू संभाल पाएगा उसे? अभय ने अमन की इतना कहने पर उसे घूर कर देखा। देख, उसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ, समझा? अभय ने इतना कहा तो बाकी सब अभय की जलन को देखकर हंसने लगे थे। लेकिन वहीं पर कोई और भी था जो चलकर कोयला हो रहा था। मतलब कि काशवी, जो अभी तक गई नहीं थी बल्कि अभय को अपने हुस्न के जाल में फंसना चाहती थी। वह अभी ये देख रही थी कि कसक के बिना कुछ किए भी अभय कसक की हुस्न का दीवाना हो गया था। काशवी उन सब की आंखों में कसक के लिए इज्जत और प्यार देखकर जल भूनकर वहां से पैर पटकती हुई चली गई, क्योंकि अभय की नज़रों में कसक के लिए इश्क नजर आ रहा था, लेकिन बाकी सब की नज़रों में कसक के लिए प्यार और इज्जत नजर आ रही थी, जो एक छोटी बहन और दोस्त नज़रों से था। काशवी पैर पटकती हुई अपनी माँ, जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, वहां गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर अलग ले जाकर बोली, मॉम, मैं इस अभय का क्या करूं? 2 दिन नहीं हुए हैं इस पागल से उसकी शादी को, लग रहा है कि वह खुद भी उस पागल के प्यार में पागल हो चुका है। देखिए कैसे प्यार से उसे देख रहा है और जैसे कि उससे अपनी नज़रें भी हटाना भूल गया है। और आपको पता है, उसने मेरी तरफ तो एक बार देखा भी नहीं। आरती ने अभय की तरफ देखा तो अभय सामने कसक को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तो आरती ने बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, तू अभय को छोड़ और उसकी माँ को ट्राई कर उन्हें अपने जाल में फंसा। अगर वह फंस गई तो फिर तुझे उनके घर में एंट्री तो मिल ही जाएगी। तभी काशवी ने सुनैना जी, जो अभी भी राघवेंद्र जी, राजीव जी और दादी बुआ के साथ सबका स्वागत कर रही थी, उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन मॉम, उनके सामने ही तो मैंने शादी से मना किया था। क्या वो मुझे फिर से अभय के पसंद करेगी? तो फिर आरती जी सब की तरफ देखती हुई उनकी नज़र बुआ दादी के ऊपर गई और उसने कहा, वह औरत कौन है जो सब घर वालों के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही है? काशवी ने उस ओर बुआ दादी की तरफ देखते हुए कहा, शायद वह अभय की बुआ दादी है। उनके घर पर आने के बाद सब उनकी ही बात मानते हैं। मैंने उनकी फोटो देखी थी, अभय ने दिखाई थी एक बार। आरती ने अपने बाल के लटों को गोल घूमते हुए कहा, तो फिर तू उन्हें ही अपने जाल में फंसा, क्योंकि अगर वह फंस गई तो घर पर उनकी बातें मानी जाती है। वो तुझे अभय से शादी करने में मदद करेंगे, क्योंकि कोई भी अपने घर की बहू पागल लड़की को नहीं बनाना चाहेगा, और जब उन्हें कसक के पागलपन के बारे में पता चलेगा तो ऑब्वियसली वह अभय की शादी तुड़वा देंगे, उनका डाइवोर्स करवा देंगे, और तू उस मौके का फ़ायदा उठा सकती है अभय से वापस शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उस लड़की को कभी खुश नहीं देखना चाहती। उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं उस लड़की को कभी खुश रहने ही नहीं दूंगी। कसक की खुशी के बारे में जैसे ही बात हुई, आरती की आंखों में आग जलने लगी थी, जैसे कि गलत उसने नहीं बल्कि कसक की माँ कुसुम ने किया हो उसके साथ। वही कसक जो धीमे कदमों से अपने लहंगे को संभालते हुए आ रही थी। जब उसने अपनी नज़रों को उठाकर सामने की ओर देखा तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर जो खुशी और मासूमियत थी, वह एक डर में बदल गई। वह डर से 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि इतने सारे लोगों को उसने देखा तो उसे डर लगने लगा, और उसे ये लग रहा था, उसे सामने यह नजर आ रहा था कि उसके सामने खड़े इतने सारे लोगों के हाथों में पत्थर हैं और वह सब उसे मारने के लिए तैयार हैं। सोनिया और नीली जो कसक का हाथ पकड़े उसे अभय के पास लेकर जा रही थी, उनके हाथों में कसक की पकड़ कस गई और वह पीछे को हटने लगी। सोनिया और नीली को समझ नहीं आया कि अभी कसक जो खुशी खुशी अभय के पास जा रही, वो अचानक से अपने कदम पीछे क्यों हटाने लगी। सोनिया ने धीरे से कसक से कहा,
क्यूट रैबिट चलो तुम्हारा हब्बी तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी अभय, जिसकी नज़र कसक पर ही बनी हुई थी, उसे कुछ अलग लगा और उसने कसक के चेहरे पर डर के भाव देख लिए। उसने तुरंत आयुष से कहा, आयुष वह डर रही है, जाकर उसे लेकर आओ। आयुष ने देखा कसक के चेहरे पर घबराहट, डर, पसीने सब नजर आ रहे हैं। तो आयुष भागकर गया और उसके साथ बाकी सब भी वही कसक के पास चले गए। कसक अभी स्टेज से नीचे थी और आयुष अपने एक घुटने के बल बैठकर दूसरे घुटने पर अपने हाथ की कहानी टिककर कसक के आगे अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोला, मेरी बेस्टू मेरे साथ स्टेज पर चलेगी, मेरा हॉन्ट थामो, मैं तुम्हें भैया के पास लेकर जाऊंगा। कसक आयुष को देख रही थी और तभी उसने देखा कि अमन, उदय, राज, निखिल, नितिन और अभिराज ये सब भी अपने घुटने के बल उसके सामने बैठे हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए उसे देख रहे थे है। बाकी सबकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार और इज्जत ही नजर आई। नीली और सोनिया हंसते हुए बोली, क्यूट रैबिट तुम तो एक हो, लेकिन ये सब तो 7 लोग हैं, तुम किसके साथ जाओगी? और दूर खड़े सभी गेस्ट और फैमिली वाले इस नज़ारे को देख रहे थे। वहीं काशवी का ये सब देखकर अंदर ही अंदर खून जल रहा था। कसक ने सबकी तरफ देखा और अपने सामने बैठे उन सभी हैंडसम लड़कों से कहा, मैं तो एक हूँ, आप सब में से किसके साथ जाऊं? ये सोचते हुए कसक ने अपने सामने बैठे अमन और आयुष के आगे अपना हाथ कर दिया। उन दोनों ने प्यार से कसक का हाथ थामा और उठकर आगे बढ़ गए। लेकिन उतने में निखिल और नितिन दोनों भागकर स्टेज पर चढ़े और दोनों ने अपने हाथ कसक के आगे फैला दिए। तो कसक ने फिर मुस्कुराते हुए आयुष और अमन का हाथ छोड़कर निखिल और नितिन का हाथ पकड़ लिया और वह दोनों उसे स्टेज पर चढ़ाए। तो आगे अभिराज और उदय अपना हॉन्ट उसके आगे फैलाए खड़े थे। अब कसक ने नितिन और निखिल का हाथ छोड़ा तो अभिराज और उदय ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर अभय के पास गए और उसे अभय के बगल वाले सोफे पर बैठाए। अभय कसक को देखकर मुस्कुराते हुए घिरे से उसका हॉन्ट पकड़ लिया। लेकिन कसक जो अभय से नाराज थी वो अपना हॉन्ट अभय से छुड़ाने लगी। लेकिन अभय ने उतनी ही मजबूती से कसक का हॉन्ट थामा हुआ था। वही काशवी, जिसका ये सब देखकर खून जल रहा था, वो अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने बुआ दादी के सामने जाकर जैसे कि बाकी सब उसकी हरकतें ना देखें और बुआ दादी उसे देखें, इस तरह से उनके आगे खड़ी होकर वह कसक और अभय की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछने की एक्टिंग करने लगी। उसने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि बुआ दादी को उसे देखकर थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर इस खुशी के माहौल में एक लड़की क्यों उनके पोता और बहू को देखकर आंसू बहा रही है। और उन्होंने कभी भी काशवी को सामने से देखा नहीं था, क्योंकि बुआ दादी बहुत कम ही रानावत हवेली आई थी। जब भी कोई फंक्शंस होते थे या बहुत बड़ी बात होती थी तब वह आती थी। बुआ दादी का अपना एक बहुत बड़ा घर था और वह पूरे गांव की सरपंच थी। उनके बिना कभी कोई फैसला नहीं किया जाता था, इस वजह से उन्हें बहुत कम ही निकलना होता था और वह बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से और इम्पोर्टेंट फंक्शंस की वजह से ही रानावत हवेली मुंबई आया करती थी। इसलिए उन्होंने कभी काशवी को सामने से देखा नहीं था और बहुत पहले काशवी की सिर्फ फोटो ही उन्होंने देखी थी। जब उन्होंने काशवी को उस लड़की के रूप में पहचान जिसकी शादी अभय से होने वाली थी, तो वह उसके पास चली गई। लेकिन उन्हें अपने पास आया देखकर काशवी अपने आंसू साफ करते हुए दूसरी तरफ चली गई। क्या काशवी के रचे जाल में बुआ दादी फंस जाएगी या अभय करेगा काशवी की करतूतों का खुलासा? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। 35 आयुष ने दिया कसक को स्पेशल गिफ्ट। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Minimum 10 comments for next episodes. क्योंकि बुआ दादी बहुत कम ही रानावत हवेली आई थी। जब भी कोई फंक्शंस होते थे या बहुत बड़ी बात होती थी तब वह आती थी। बुआ दादी का अपना एक बहुत बड़ा घर था और वह पूरे गांव की सरपंच थी।
उनके बिना कभी कोई फैसला नहीं किया जाता था। इस वजह से उन्हें बहुत कम ही निकलना होता था और वो बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से और इम्पोर्टेंट फंक्शंस की वजह से ही रानावत हवेली मुंबई आया करती थी। इसलिए उन्होंने कभी काशवी को सामने से देखा नहीं था और बहुत पहले काशवी की सिर्फ फोटो ही उन्होंने देखी थी। जब उन्होंने काशवी को उस लड़की के रूप में पहचाना जिसकी शादी अभय से होने वाली थी, तो वह उसके पास चली गई। लेकिन उन्हें अपने पास आया देखकर काशवी अपने आंसू साफ करते हुए दूसरी तरफ चली गई। बुआ दादी ने जब पूरी तरह से कन्फर्म कर लिया कि ये वही लड़की है जिससे अभय की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने हैरानी से कहा, ये तो वही लड़की है जिसे हमारे अभय की शादी होने वाली थी और इस लड़की ने हमारे अभय को अपाहिज कहा था। इस लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे अभय को अपाहिज कहती है। खुद की शक्ल देखी है बंदरिया कहीं कि हमारा अभय इससे शादी करने वाला था, इसे तो खुद पर गुमान होना चाहिए था। हमारे अभय के पैर धोकर पीने चाहिए थे और इस लड़की ने हमारे अभय को अपाहिज कहा। हम अभी बताते हैं इस लड़की को। बुआ दादी अपनी साड़ी को अपने कमर में टांगते हुए आगे बढ़ गई। दादी काशवी के पास आई तो काशवी उनकी तरफ पीठ की हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। दादी ने जाकर काशवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा तुम तो कितनी प्यारी बच्ची हो, फिर तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अभी इतनी खुशी के माहौल में क्या बात है? तभी काशवी उनके तरफ मुड़ी और जल्दी से दादी के कंधे पर अपना सर रखते हुए रोते हुए बोली, मैं क्या बोलूं आंटी जी, मैं जिससे प्यार किया था, मेरी शादी उससे नहीं हुई बल्कि मेरी छोटी पागल बहन से उसकी शादी हो गई। दादी को सुनैना जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि कैसे काशवी ने सबके सामने अभय को अपाहिज कहा था और उसे छोड़कर चली गई थी। वह तो कसक थी जिसने अभय का हाथ सबके सामने थाम लिया था। तो दादी ने काशवी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत में कोई और लिखा होगा, क्योंकि हीरा तो किसी खास को ही मिलता है और वो उसे मिल गया। पहले तो काशवी बुआ दादी की बात सुनकर चौंक गई और उनका चेहरा देखने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। फिर काशवी ने अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहा, नहीं आंटी जी, मुझे उसी से प्यार है। मैंने ये सब अपने पापा के कहने पर किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरे लिए तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। खूबसूरत शब्द को का ने इतने घमंड से कहा था कि दादी को उसका मुंह मारकर लाल कर देने का कर रहा था। काशवी ने आगे कहा, लेकिन मेरी छोटी बहन पागल थी, मतलब पागल है, और मेरे पापा को लगा कि अभय जो कि अपाहिज हो गया है, वो कसक से शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी अब कमी है और मेरी बहन में भी कमी है, तो उन दोनों की शादी हो जाएगी। क्योंकि मेरी बहन को ज़्यादातर कोई आज तक देख नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पापा कभी उसे बाहर निकलने नहीं देते थे। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं पापा, मैं अभय से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, तो पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी मम्मी को घर से निकाल देंगे। तो आंटी आप ही बताइए, मैं कैसे अपना प्यार पाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए अपनी मम्मी का घर तोड़ सकती हूँ? इसलिए मैंने अपने पापा की बात को अपने दिल पर पत्थर रखकर मान ली और सबके सामने मैंने अपने प्यार अभय की बेइज्जती की। वह अपाहिज है और वह कभी चल नहीं सकता, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ये सब कहने के बाद काशवी दादी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी और दादी की हाथों की मुट्ठी बंद रही थी। जितनी बार भी काशवी ने अभय को अपाहिज कहा था, उनका मन कर रहा था कि अभी वह इस लड़की को इतना मारे कि वह यह अपाहिज शब्द ही भूल जाए। तभी दादी ने काशवी को खुद से दूर किया और उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी भी अच्छे घराने में हो जाएगी। शक्ल से तो तुम अच्छी ही हो, ठीक ठाक दिखती हो, तो कोई अच्छा लड़का तुम्हारा हाथ भी थाम लेगा। लेकिन कहते हैं ना, हजारों में एक लड़का हजारों में एक लड़की को ही मिलता है, और शायद तुम उन हजारों लड़कियों में एक नहीं थी, इसलिए किस्मत ने तुम्हें वह नहीं दिया और तुम्हारी बहन जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे वह मिला जो उसकी किस्मत में था।
चलो मेरे साथ चलो, पार्टी एंजॉय करो, फिर तुम घर चली जाना, ठीक है? और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। मैं अभय की बुआ दादी हूँ और तुम्हारी हेल्प पक्का करूँगी, ठीक है? अब चलो। बुआ दादी काशवी का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच में लेकर जाने लगी। वही स्टेज पर अभय और कसक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए थे। कसक ने अब कुछ भी नहीं किया था, अभय से हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और अभय उसके हाथ को पकड़े अपने बड़े से हाथ में उसके छोटे से खूबसूरत हाथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी कसक ने अभय की बाहों को पकड़कर उसके बाह पर अपने सर को रखते हुए कहा, अभी इतने सारे लोग हैं, ये लोग मुझे पत्थर तो नहीं मारेंगे ना? अभय ने प्यार से अपने दूसरे हाथ से कसक के माथे पर उसका टीका जो उल्टा हो गया था उसे सीधा करते हुए बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरे सामने मेरी वाइफ पर को नजर उठाकर देख सके। पत्थर मारना तो बहुत दूर की बात है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा और वो नाम सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान है तुम्हारी कि तुम अभय रानावत की वाइफ हो। अभी अभय ने इतना कहा ही था कि सामने से दो बड़े अफसर अभय के पास आकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उनकी फैमिली में भी उनकी वाइफ और बच्चों की फेस पर अभय को देखते हुए मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कसक का चेहरा देखा, उनके चेहरे पर जो मुस्कान बिखरी हुई थी वो एकदम से गायब हो गई और उन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि पूछ रहे हो कि यह सब क्या है। उनमें से एक, जो अभय के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने अभय से पूछा, ये सब क्या है? अभय, तुम्हारी शादी तो किसी और से होने वाली थी ना, फिर तुम्हारे साथ ये दुल्हन बन कोई और क्यों बैठी है? तभी दूसरे शख्स जो अपनी वाइफ के साथ आए थे वह थे अभिजीत बत्रा, जनरल अभय के सीनियर जनरल। उन्होंने कहा, हाँ अभय, अगर ऐसा कुछ था तो तुम मना कर सकते थे, अपनी फैमिली को तो तुम बता ही सकते थे। तभी अभय ने कसक को उनसे मिलवाते हुए कहा, बीवी इनसे मिलो, यह है मेरे सीनियर। पहले शख्स को दिखाते हुए अभय ने कहा, यह है लेफ्टिनेंट जनरल रघुवीर सिंह, और दूसरे शख्स को दिखाते हुए कहा, और यह है जनरल अभिजीत बत्रा। ये दोनों मेरे से सीनियर ही नहीं, मेरे लिए मेरे गाइडेंस भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे आर्मी में बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बहुत गाइड किया है और मैं सिर्फ उनकी पोस्ट की वजह से उनकी इज्जत नहीं करता, बल्कि पर्सनली भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अभय की बात सुनकर अभिजीत बत्रा के साथ आई उनकी वाइफ मुस्कुराए और वही रघुवीर सिंह के साथ आई उनकी दोनों बेटियां कसक को देखकर मुस्कुराए और कसक उन्हें अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। अभय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अभिजीत बत्रा से कहा, सर, आपका जो प्लान था उसे मैंने अपना फर्ज समझकर निभाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन आपको पता है आपकी इस प्लान ने मुझे वह दिया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपके प्लेन ने मुझे मेरी जिंदगी दी है। ये कहते हुए अभय की नज़र अपने बगल में बैठी कसक के चेहरे पर गई, जो मासूमियत से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अभिजीत बत्रा ने कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे, बताओगे? तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे साथ रिसेप्शन में बैठी कोई और लड़की है। अभय ने अपने व्हीलचेयर को दिखाते हुए कहा, सर, कहते हैं किसी की औकात वक्त पर पता चलती है और मेरी जिससे शादी होने वाली थी उसने वक्त पर अपनी औकात दिखा दी। फिर अभय ने कसक के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर कहा, और किसी ने उस वक्त में मुझे जिंदगी से रूबरू करा दिया। अब मुझे बस यही चाहिए। थैंक यू सर, आपके प्लेन ने मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत से मिला दिया। अभिजीत बत्रा और रघुवीर सिंह मुस्कुराते हुए अभय से बोले, मोहब्बत मुबारक हो, लेकिन फर्ज को मत भूलना, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, मुझे बिल्कुल पता है, आप आज की नाइट एंजॉय कीजिए। तभी अभिजीत बत्रा की वाइफ ने आगे बढ़कर कसक की बलाई लेते हुए कहा, वैसे अभय, तुम्हारी मोहब्बत बड़ी सुंदर है। उन्होंने इतना कहा और कसक के हाथ में एक एनवेल्प दिया। अभय ने उनसे पूछा, इसमें क्या है मैमा? तब मिसेज बत्रा ने कहा, आज भी मैमा अभय, आज तो तुम मुझे बड़ी बहन की तरह कंसिडर कर सकते हो ना, और हाँ, इसमें तुम दोनों की वर्ल्ड टूर की हनीमून पैकेज है। हम दोनों की तरफ से तो हनीमून पर जाओ और एंजॉय करो। अभय ने उन्हें अपने लेग्स के तरफ दिखाते हुए कहा, ऐसे हनीमून एंजॉय करने जाऊं?
अभय की बात पर सब हंसने लगे। अभय उनसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें अभय की लेग्स की ठीक होने के बारे में पता था। तभी रघुवीर सिंह ने कहा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, यही तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से। इतना कहकर उन्होंने जब अपनी बेटियों की तरह देखा तो उन्होंने प्यारा सा बाल गोपाल कसक के हाथों पर रखते हुए कहा, अभय भैया को हम अपने भैया की तरह मानते हैं, तो हमें हमारा भतीजा जल्दी चाहिए, इन्हीं की तरह हमें गोलू मोलू सा भतीजा चाहिए। इतना कहकर वह दोनों मुस्कुराने लगी। तभी आयुष बीच में कूदते हुए बोला, भाई देखो, इन्हें भी आपसे गोलू मोलू भतीजा चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो अब तो आप मना नहीं कर सकते, और वैसे भी मैंने अपनी बेस्टू और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। इतना कहते हुए आयुष ने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स कसक को देते हुए नीचे झुककर कसक के कान में कहा, बेस्टू ये गिफ्ट तुम अपने रूम में खोलना। आयुष के इतना कहकर खड़े होने पर अभय उसे देखते हुए सोचने लगा कि आखिर आयुष ने इस बार कैसा गिफ्ट दिया होगा उन्हें। डियर डार्क शोल, पहले तो आपने मेरा नाम चुरा लिया है, बिकॉज ऑफ डार्क शोल रीडर इज माई आइडेंटिटी, और अभी फिलहाल के लिए फरीदा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने नवल को कॉन्ट्रैक्ट में डाला है। जब तक नवल साइनिंग कन्फर्मेशन पेपर वापस नहीं आ जाता है, तब तक चाहे जितना भी नाम चेंज करो वह चेंज नहीं होता है, वही रहता है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन होता है। आप ये कह रहे हो कि आप मेरी बहुत बड़ी फैन हो और आप मेरा नाम चुराने के बाद मुझे ही खुद की हेल्प करने के लिए कह रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। एंड हाँ, आज तक मुझे जितने लोगों ने, चाहे वह लेखक किसी भी बेच की हो, हेल्प करने के लिए बोला है, तो मैंने अपने चैनल पर भी प्रमोट किया है सबको, और आप मुझसे मेरा नाम चुराने के बाद मुझसे ही हेल्प मांग रहे हो। सबसे पहले मेरा नाम जो आपने अपनी आईडी पर लिखा है वो हटाए, बिकॉज मैं अपना नाम किसी और को यूज करने नहीं देती। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https://whatsapp.com/channel/0029/0C1 Phoebes 2QX 0 मीटर।